धीरे धीरे रात होने लगती है। लगभग 10 बजे डायन ने विजय से कहा, चलो विजय, हमारी शादी का मुहूर्त हो रहा है। क्या 10 बज गए हैं? अरे तुम्हें पता ही नहीं लगा? 10 बजने वाले हैं। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? मैंने तुम्हारे लिए एक प्यारी सी शेरवानी बनवाई है। डायन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कोई शेरवानी नहीं पहननी। विजय ने मना किया। इस पर डायन ने विजय की तरफ मुस्कुराकर कहा, अरे अगर दूल्हा राजा शेरवानी नहीं पहनेगा तो पता कैसे लगेगा कि आज उसकी शादी है? तुम भी तो लगने चाहिए ना दूल्हे राजा। देखो मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना। यह सुनकर विजय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, पर उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया, क्योंकि आज की रात डायन की या तो जीत होगी या फिर विजय की हार। आज विजय आर या पार पर अटका हुआ था। इस पर विजय ने कहा, पर अभी तक मुखिया जी तो आए ही नहीं। तुमने तो उन्हें भी बुलाया था ना? बुलाया तो था, अब उनकी मर्जी, वह आए या ना आए। मुझे नहीं लगता कि वह यहाँ पर आएंगे। तभी अचानक पीछे से मुखिया और रघुवीर ने आवाज़ दी। डायन ने जब पीछे देखा तो वहाँ पर वह तीनों खड़े हुए थे। उन तीनों को देखकर डायन ने मुस्कुराकर कहा, आइए आइए, स्वागत है। विजय अभी आप ही की बातें कर रहा था। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। हमें तो आना ही था। आखिर आज विजय के लिए इतना खास दिन जो था। हाँ, यह तो तुम ठीक कह रहे हो, विजय के लिए भी और मेरे लिए भी। अब विजय जल्दी से तैयार हो जाओ, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। यह सुनकर विजय अपने दोस्तों की तरफ देखने लगा। वह लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। वह नहीं चाहते थे कि विजय डायन से शादी करे। इस पर डायन ने विजय की तरफ एक शेरवानी बढ़ाई और कहा, लो जाओ और तैयार हो जाओ। इस पर विजय ने शेरवानी ली और वह तैयार होने के लिए दूसरी तरफ चला गया। वहीं डायन ने पंडित से कहा, चल पंडित, अब तैयारी शुरू कर दे। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी देर हो। हाँ हाँ, अभी तैयारी करता हूँ। इसके बाद पंडित ने शादी की तैयारी करना शुरू कर दी। उसने अच्छी तरह से पहले ही मंडप सजा दिया था। बस अब उसे शादी के लिए मंत्र पढ़ने थे। वही मुखिया ने रघुवीर को इशारा किया कि वह पूरी तैयारी करके रखे, जिस पर रघुवीर ने आंखों ही आंखों में मुखिया को इशारा किया कि सारी तैयारियां हो चुकी है। कुछ देर बाद विजय तैयार होकर आता है। विजय को तैयार देखकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई और मुस्कुराकर बोली, अरे वाह विजय, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो शेरवानी में। चलो अब देर मत करो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। यह कहकर डायन ने विजय का हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ ले जाने लगी। तभी मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी क्या है शादी करने की? अभी रुक तो जाओ। क्या मतलब है तुम्हारा? दिमाग तो सही है ना तुम्हारा? डायन ने गुस्से से कहा। इस पर मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, मेरा दिमाग तो सही है, पर लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मैं तुम्हें ये शादी नहीं करने दूंगा। और अगर तुमने विजय को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारे पिता को मार डालूंगा। यह कहकर मुखिया ने उस बूढ़े आदमी को आगे किया। अपने पिता को देखकर डायन काफी ज्यादा हैरान हुई, क्योंकि वह भी 2-3 दिन से अपने पिता से मिली नहीं थी। उसने सोचा वह उससे गुस्सा है, इस वजह से मिलने नहीं आए, पर मुखिया ने उन्हें बंदी बनाकर रखा हुआ था। अपने पिता को इस तरह देखकर डायन ने कहा, तुम मुझे धमका रहे हो? तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? मुझे सब पता है। डायन, अब तू सोच ले, तू क्या चाहती है? मैं तेरे बाप को मार दूं? यह सुनकर डायन काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुखिया को पता कैसे लग गया कि यह बूढ़ा आदमी उसका पिता है। डायन को इतना परेशान देखकर मुखिया के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वहीं विजय भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था, क्योंकि यह उसी की चाल थी। उसे पता था डायन अपने पिता को जरूर बचाएगी।
डायन को इस तरह चुप देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, पर तभी डायन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। डायन को इस तरह हंसता हुआ देखकर वह लोग बहुत ज़्यादा हैरान हुए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डायन इस तरह क्यों हंस रही है, जबकि उसके पिता तो उनके कब्जे में थे। इस पर मुखिया ने हैरान होकर कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों हंस रही हो? मुझे हंसी आ रही है तुम लोगों की बेवकूफ़ी पर। तुमने क्या सोचा? तुम अगर इस बुढ़े को यहाँ उठा लाओगे तो क्या मैं अपना मकसद भूल जाऊंगी? इसे मारना है तो अभी मार दो। डायन ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो बेटी? किसकी बेटी? कौन बेटी? मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, समझे। और रही बात मेरी मकसद की, तो उसे पाने के लिए मैं किसी के भी बलि दे सकती हूँ, फिर चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। यह सुनकर मुखिया और विजय काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब वह क्या करे, क्योंकि उनकी चाल उल्टी पड़ रही थी। मुखिया ने कहा, मुझे नहीं पता था डायन, तुम अपने पिता की भी सगी नहीं हो। मैंने तो सोचा था कि तुम अपने पिता को जरूर बचाओगी। बचाती अगर मेरे पास समय होता, पर अगर मैं इसे बचाऊंगी तो मैं अपने मकसद से दूर हो जाऊंगी। और वैसे भी बहुत बरसों बाद मैंने इस मौके को पाया है। इस मौके को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ और किसी को भी मार सकती हूँ, फिर चाहे वह मेरा बाप ही क्यों ना हो। और यह कहकर डायन ने एक लंबी सी तलवार निकाली और अपने पिता की गर्दन पर वार किया, जिससे उसके पिता की गर्दन धड़ से अलग हो गई। यह देखकर विजय रघुवीर बुरी तरह डर गए। उन्हें नहीं पता था डायन अपने पिता को खुद ही मार डालेगी। इस पर डायन ने कहा, अब बताओ, अब किसे ढाल बनाओगे? लो, मार दिया मैंने इसे, जिसे तुम मारने की बात कर रहे थे। अब तो सब बुरी तरह डर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि डायन ऐसा कुछ करेगी। तभी डायन को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने कहा, तुमने मेरा समय बर्बाद किया है मुखिया। मैंने तुम्हें यहाँ अपनी शादी में नाचने के लिए बुलाया था, न कि तमाशा करने के लिए। तुम्हारी वजह से वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। तभी पंडित ने घबराते हुए कहा, मुहूर्त तो निकल गया है, अब हमें दूसरे मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। यह सुनकर डायन को और ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और मुखिया पर वार किया, जिससे मुखिया दूर जाकर गिरा। इस पर डायन ने विजय की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं पता था यह ऐसा कुछ करेगा। अगर पता होता तो इसे नहीं बुलाती। क्या तुम भी इसकी चाल में शामिल हो? डायन को इतना गुस्से में देखकर विजय ने बात बदलते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं शामिल नहीं हूँ। अगर शामिल होता तो यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी करने क्यों आता? यह सुनकर डायन विजय की तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, बहुत अच्छे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। चल पंडित, बता दूसरा मुहूर्त कितने बजे है? दूसरा मुहूर्त 12 बजे है। अब तुम्हें 12 बजने का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित ने डरते हुए कहा, ठीक है, 2 घंटे और सही, पर आज हमारी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आज भगवान ही क्यों ना उतर आए। वही मुखिया घायल हो चुका था और वह धीरे से उठा। रघुवीर और आनंद उसके पास भागकर पहुंचे। रघुवीर ने मुखिया से कहा, आप ठीक तो है ना भाई साहब? हाँ ठीक हूँ, बस हल्की सी चोट आई है। अब हम लोग क्या करेंगे? डायन ने तो अपने पिता को खुद ही मार दिया है। रघुवीर ने परेशान होकर कहा, पता नहीं, अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है, या फिर विजय, क्योंकि हमारी चाल तो उल्टी पड़ गई। यह कहकर मुखिया शांत हो गया, क्योंकि उसे पता था कि अब वह कुछ नहीं कर सकता। वही आनंद भी परेशान हो रहा था, क्योंकि शादी होने में अब 2 घंटे बचे हुए थे। डायन वहीं बैठ गई और उन लोगों को घूरने लगी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी उसने अपने पिता की तरफ देखा, जो मरा पड़ा हुआ था। उसे देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
इसने मेरा कितना साथ दिया और आज भी इसने मेरे लिए अपनी जान दे दी। मैं इसकी जान खाली नहीं जाने दूंगी। बहुत कुछ छीना है मुखिया तूने मुझसे, आज मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। यह कहते ही डायन के चेहरे पर गुस्सा आ गया, जिससे मुखिया बुरी तरह डर गया। डायन को इस तरह गुस्से में देखकर विजय ने अपने मन में कहा, कहीं ऐसा ना हो यह मुखिया को मार दे, मुझे डायन का ध्यान भटकाना पड़ेगा। और यही सोचकर विजय डायन के पास आया। विजय मुखिया को बचाने के लिए डायन के पास आया और उससे मुस्कुराकर बोला, अरे तुम तो मुझे खुश रखने के लिए कह रही थी, पर तुम्हारा चेहरा क्यों उदास हो गया? लगता है तुम्हें दूसरों की बातें जल्दी गुस्सा दिला देती हैं। यह सुनकर डायन विजय की तरफ हैरानी से देखने लगी, क्योंकि इससे पहले विजय ने डायन से ऐसे कभी बात नहीं की थी। वहीं विजय के दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर विजय ऐसी बातें डायन से क्यों कर रहा है। पर विजय ने डायन से मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह हैरानी से क्यों देख रही हो? हाँ पता है, यही सोच रही हो ना कि मैं तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहा हूँ। आखिर अब हमारी शादी होने वाली है, तो अब मुझे तुम्हारे साथ इसी तरह पेश आना पड़ेगा, क्योंकि आदत तो डालनी ही है। विजय की बात सुनकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसका मूड बदल गया और उसने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगे। बदलने की क्या बात है, आखिर अब हमें साथ रहना है, तो आदत तो डालनी ही पड़ेगी तुम्हारी। वहीं यह सब बातें सुनकर ईशा का दिल बुरी तरह दुखी हो रहा था। वह तो सोच रही थी कि आखिर विजय डायन से कभी इस तरह बात नहीं करेगा, उससे नफरत करेगा, पर यह तो उसे प्यार कर रहा था। आखिर विजय ऐसा कैसे कर सकता था? ईशा को नहीं पता था कि यह सब विजय उन्हीं लोगों के लिए कर रहा था। इस पर विजय ने मुखिया की तरफ देखकर कहा, आप लोगों को जितनी भी कोशिश करनी थी शादी को रोकने की, आप लोगों ने कर ली। अब मैं चाहता हूँ आप लोग हमारे बीच में न आए, क्योंकि मैं डायन से शादी करना चाहता हूँ। मैंने देख लिया है, यह मुझसे बहुत प्यार करती है और इतना प्यार मुझे कोई और नहीं कर सकता। यह सुनकर मुखिया और बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। उन्हें लगा डायन ने विजय पर काला जादू कर दिया है, इसलिए विजय ऐसी बातें कर रहा है। और मुखिया ने विजय से हैरान होकर कहा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो विजय? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पता नहीं है यह डायन तुमसे शादी क्यों कर रही है? यह सुनकर डायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह मुखिया की तरफ बढ़ी। तभी विजय ने डायन का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराकर कहा, ज़्यादा गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें कहने दो जो यह कहना चाहते हैं। वैसे भी यह और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस अब 1 घंटे बाद हमारी शादी है, इसके बाद हम लोग एक दूसरे के हो जाएंगे। यह सुनकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने उन लोगों से मुस्कुराकर कहा, देख लिया तुम सभी ने, विजय अब मेरा हो चुका है। विजय भी मुझसे शादी करना चाहता है, तो तुम लोगों की भलाई इसी में है। हमारी शादी के बीच मत आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं जब डायन ने विजय के दोस्तों की तरफ देखा तो उनके चेहरे उतरे हुए थे। वहीं ईशा काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। यह देखकर डायन ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ पर कुछ लोगों के दिल तो ज़रूर टूटे होंगे, पर क्या कर सकते हैं, जो जिसका होता है वह उसे ही मिलता है। और विजय मेरा था तो अब वह मुझे ही मिलेगा। किसी के आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। वहीं विजय को ईशा की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, पर वह इस समय बेबस था, क्योंकि उसे पता था अगर उसने डायन की बात नहीं मानी तो डायन सभी को मार डालेगी, क्योंकि डायन के सर पर खून सवार था। वहीं पूर्णिमा आने में अभी पूरे 15 दिन थे और त्रिशूल निकालने में भी। और आज अमावस्या पर डायन शादी करके
त्रिशूल कैसे निकाल लेगी, विजय को समझ नहीं आ रहा था। वहीं उसके पास वही लॉकेट था जो आनंद ने उसे दिया था। वह उसी लॉकेट के बारे में सोच रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया और उसने डायन से कहा, वैसे मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम मेरी बात का सही जवाब दोगी? यह सुनकर डायन ने विजय की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना है? तुम जो पूछोगे मैं तुम्हें वही बताऊंगी। आखिर तुम मेरे होने वाले पति हो। डायन की बात सुनकर विजय पहले हल्का मुस्कुराया, फिर उसने डायन से कहा, अच्छा तो यह बताओ, मेरे सीने का त्रिशूल तो पूर्णिमा को निकलेगा, तो तुम अभी मुझसे शादी क्यों कर रही हो? यह सुनकर डायन मुस्कुराने लगी और उसने विजय से मुस्कुराकर कहा, किसने कहा तुमसे? आज अमावस्या है और आज की रात मैं तुम्हारा त्रिशूल निकाल लूंगी, क्योंकि तुम्हारा त्रिशूल अच्छाई के लिए अमावस्या हो या पूर्णिमा कभी भी निकाला जा सकता है। अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो यह बात पता ही नहीं थी। वैसे अच्छाई के लिए तुम मेरा त्रिशूल क्यों निकाल रही हो? तुम कौन सी अच्छाई करना चाहती हो? विजय ने डायन की तरफ देखकर कहा, अरे भला मैं तुम्हारा त्रिशूल क्यों निकालूंगी? मैं तो तुम्हें बता रही हूँ जो तुमने मुझसे पूछा। यह सुनकर विजय मन ही मन मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे पता था डायन उससे झूठ बोल रही थी। डायन को उसका त्रिशूल ही चाहिए था और उसे यह भी पता था शादी के बाद ही वह त्रिशूल निकालेगी। इस पर विजय ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हें त्रिशूल चाहिए इसलिए तुम मुझसे शादी कर रही हो। हाँ चाहिए है, पर अगर तुम मुझे अपने हाथों से त्रिशूल निकाल कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें मैं चोट पहुँचाऊँ। इस पर विजय ने हैरानी भरी नज़रों से देखकर डायन से कहा, मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, तुम मुझे चोट पहुँचाओगी? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब था मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें चोट पहुँचे, बस और कुछ नहीं। डायन ने अपनी बात बदलते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था अगर विजय को पता लग गया डायन उसका त्रिशूल निकालेगी तो विजय उससे शादी कभी नहीं करेगा। पर विजय को तो पहले ही सब कुछ पता था और वह अनजान बनने का नाटक कर रहा था। वही मुखिया और बाकी सभी काफ़ी परेशान हो रहे थे। इस पर विजय ने अपना दिमाग चलाया और डायन की तरफ देखकर कहा, आज हमारी शादी है और इतनी फीकी फीकी, कुछ गाना बजाना हो जाए तो कितना अच्छा होगा। अरे मैंने तो यह सोचा ही नहीं, तुमने तो बहुत अच्छी बात कही, चलो हम लोग गाना गाते हैं। अरे अरे हम लोग नहीं, यह जो बाराती आए हुए हैं यह लोग किस लिए हैं? हमें इन्हीं से गाना गवाना चाहिए और इन्हीं से डांस भी करवाना चाहिए। विजय ने डायन से मुस्कुराकर कहा, अच्छा ऐसी बात है, ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। मैं तुम्हारे दोस्तों को रिहा कर देती हूँ, वह तुम्हारी शादी में नाचेंगे। क्यों नाचोगे ना तुम लोग? यह कहकर डायन ने उन लोगों की तरफ देखा। इस पर उन लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर डायन ने कहा, नाचोगे या नहीं? अगर नहीं नाचोगे तो मारे जाओगे, क्योंकि विजय जो चाहता है वह तुम लोगों को करना ही पड़ेगा। यह सुनकर मयंक विजय की तरफ देखने लगा। इस पर विजय ने मयंक को आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिससे मयंक समझ गया कि यह सब विजय जानबूझकर कर रहा है और उसने कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे, हम नाचेंगे। यह सुनकर पिंकी और ईशा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए और उन्होंने मयंक की तरफ देखकर कहा, पागल हो गए हो क्या? जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हम लोग क्यों नाचेंगे इनकी शादी में? हाँ, पिंकी एकदम ठीक कह रही है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं नाचूंगी। ईशा ने गुस्से से कहा, नाचोगी कैसे नहीं? अगर नहीं नाचोगी तो ज़बरदस्ती नचाऊंगी। तुझे पता नहीं है मेरी शक्तियों का, कितनी शक्तिशाली हूँ मैं।
मैं कुछ भी कर सकती हूँ। डायन ने गुस्से से ईशा की तरफ देखकर कहा। डायन को गुस्से में देखकर विजय ने ईशा से कहा, अरे ईशा, तुम तो मेरी दोस्त हो, तो मेरी शादी में नाचोगी नहीं? मेरा मन हो रहा है। हाँ हाँ विजय एकदम ठीक कह रहा है ईशा, हमें नाचना चाहिए। वैसे भी हमें यहाँ से जल्द रिहा होना है। मयंक की बात सुनकर ईशा और पिंकी काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह लोग क्या करना चाह रहे हैं। इसके बाद डायन ने उन लोगों को अपनी शक्तियों से आज़ाद कर दिया। डायन की शक्तियों से आज़ाद होने के बाद मयंक ने वैसा ही किया जैसा विजय चाहता था। वह सब नाचने लगे और कब 12 बज गए पता ही नहीं चला। 12 बजते ही पंडित ने डायन से कहा, शादी का मुहूर्त हो गया है, अब आप लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। यह सुनकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसने विजय की तरफ देखकर कहा, चलो विजय, शादी का टाइम हो रहा है, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ यह भी मुहूर्त गुजर जाए। हाँ तुम ठीक कह रही हो। इसके बाद वह लोग मंडप की तरफ गए। मंडप में आने के बाद पंडित ने शादी की रस्में शुरू कर दी। मंडप के आसपास उसके दोस्त और मुखिया रघुवीर खड़े हुए थे। उन्हें बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि आखिर विजय डायन से शादी कैसे कर सकता है। पर आनंद के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदाजा लग गया हो विजय क्या करने वाला है। वहीं मुखिया ने परेशान होकर कहा, यह विजय ऐसा कैसे कर सकता है? यह डायन से शादी क्यों कर रहा है? पर जब मुखिया ने आनंद के चेहरे की तरफ देखा तो और ज़्यादा हैरान हो गया और उसने आनंद से कहा, तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कुराहट क्यों है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है विजय क्या कर रहा है? मुझे सब दिखाई दे रहा है, पर लगता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुमने विजय को इतना कमज़ोर समझ लिया है। वह जो कुछ भी करता है सोच समझ कर ही करता है। बस देखते जाओ आगे आगे क्या क्या होता है। अब डायन की हार पक्की है। यह सुनकर मुखिया काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आनंद ऐसी बातें क्यों कर रहा है। आखिर शादी करने के बाद डायन की हार कैसे होगी? इससे तो विजय ही हार जाएगा, क्योंकि डायन को फिर त्रिशूल आसानी से मिल जाएगा। वहीं ईशा की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह अपना प्यार किसी और का होते हुए देख रही थी। उसे इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि विजय डायन से शादी कर लेगा। पर विजय बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो। डायन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उसने जिसका इंतज़ार किया था आज वह दिन आ गया था। आज उसकी विजय से शादी हो रही थी और उसने खुश होकर कहा, आखिरकार जो मैंने चाहा था वह पूरा हो ही रहा है। मैं तुमसे शादी कर रही हूँ। डायन की बात सुनकर विजय ने मुस्कुराकर कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने जिसका इंतज़ार किया वह तुम्हें मिलने वाला है। कुछ ही देर में हमारी शादी हो जाएगी। वहीं पंडित जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने में लगा हुआ था, क्योंकि उसे यहाँ से जाने की जल्दी थी। पंडित को इतना जल्दी मंत्र पढ़ते हुए देखकर डायन ने उससे कहा, पंडित एक भी गलत मंत्र मत पढ़ना, वरना तेरी खैर नहीं है। और इतनी जल्दी क्यों मचा रहा है? नहीं नहीं, जल्दी कहाँ मचा रहा हूँ, मैं तो सही ही मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद पंडित फिर से मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही देर में उन लोगों की शादी हो गई। शादी होने के बाद डायन बहुत ज़्यादा खुश हुई। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था, क्योंकि उसने जो चाहा था उसे मिल गया। और उसने उन सभी की तरफ देखकर कहा, देखो देखो, तुम लोगों ने कितनी कोशिश की थी कि मैं विजय से शादी न कर पाऊँ,
देखो मेरी शादी विजय से हो गई और अब मैं जो चाहूंगी वही होगा। शादी हो जाने के बाद पंडित ने कहा, अब मुझे जाने दो, तुम्हारी शादी तो हो गई है। हाँ हाँ जा पंडित, वैसे भी अब तेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तूने आज बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए तुझे मैं मारूंगी नहीं। यह कहकर डायन ने उसकी तरफ कुछ सोना बढ़ाया। सोने को देखकर पंडित बहुत खुश हुआ और वह वहाँ से भाग गया। इसके बाद डायन ने विजय के दोस्तों की तरफ देखा और कहा, अब तुम लोग भी आज़ाद हो, जाओ यहाँ से। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम विजय को लेकर ही जाएंगे। ईशा ने डायन की तरफ देखकर कहा। इस पर डायन ने मुस्कुराकर कहा, अब विजय कहीं नहीं जाएगा, यह मेरा पति है और वैसे भी आज की रात बहुत खास है। तुम्हारा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। पर ईशा वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी, जिससे डायन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। पर विजय ने उसे शांत कराते हुए कहा, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर यह लोग नहीं जाना चाहते हैं तो मत जाने दो, वैसे भी आज तुम्हारे लिए बहुत खास दिन है। विजय की बात सुनकर डायन का गुस्सा शांत हो गया और उसने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अब हमें अपनी अगली रस्म करनी चाहिए और वह है तुम्हारे सीने का त्रिशूल। मैं तुम्हारे सीने का त्रिशूल निकालूंगी। यह सुनकर विजय के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आई। इसके बाद डायन त्रिशूल निकालने की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसे जल्द से जल्द विजय के सीने से त्रिशूल चाहिए था। इसके लिए उसने अपनी शादी वाले हवन कुंड में ही कुछ आहुतियाँ देना शुरू कर दी और उसने विजय से कहा, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। यह सुनकर विजय डायन के सामने आकर बैठ गया। अब वह दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। डायन कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी, क्योंकि आज अमावस्या थी, जिस वजह से उसने विजय से कहा, तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी पर तुम सहन कर लेना। तुम चिंता मत करो, मैं हर तकलीफ सहन कर लूँगा, बस तुम जल्द से जल्द त्रिशूल को निकालो। यह सुनकर डायन बहुत ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि विजय भी यही चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि विजय के मन में क्या चल रहा है। डायन काफ़ी देर तक तंत्र मंत्र करती रही। इसके बाद हवन कुंड में से एक गोलाकार की आकृति निकलती है। उस आकृति को देखकर डायन ने कहा, अब यह तुम्हारे सीने के अंदर जाएगी, जिससे तुम्हारा त्रिशूल बाहर आ जाएगा, पर इस समय तुम्हें थोड़ी दिक्कत होगी। यह सुनकर विजय ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को कसकर बांध लिया। इसके बाद डायन ने उस आकृति को विजय के सीने में उतार दिया। विजय के सीने में जैसे ही वह आकृति गई, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। वह झटपटाने लगा, पर उसने अपने हाथों की मुट्ठी को कसकर बांधे रखा और वहीं पर बैठा रहा। उसे इस तरह दर्द में देखकर ईशा काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रही थी, क्योंकि विजय को दर्द में देखकर उसे भी दर्द हो रहा था, पर वह बेबस थी, क्योंकि उसे पता था ऐसा होना ज़रूरी है। वही मुखिया और रघुवीर काफ़ी हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। सभी के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। वहीं डायन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि कुछ ही देर में त्रिशूल बाहर आने वाला था। विजय दर्द से झटपटा रहा था। तभी अचानक वह त्रिशूल बाहर आने लगा और यह चीज़ विजय को भी महसूस हुई, क्योंकि त्रिशूल बाहर आते ही विजय का दर्द कम हो गया। त्रिशूल को बाहर आता देख डायन बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वहीं सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि अगर यह त्रिशूल डायन के हाथ लग गया तो डायन सभी को मार डालेगी। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर विजय अपने मन में कुछ सोच रहा था। और जैसे ही त्रिशूल हवन कुंड के बीच में आया
उसे देखकर डायन ने कहा, आखिरकार आज मेरा सपना पूरा होने ही वाला है। यह त्रिशूल मुझे मिलने ही वाला है। बस यह जल्द से जल्द मेरे पास आ जाए। वहीं अब विजय का दर्द समाप्त हो चुका था और वह भी त्रिशूल को ही देख रहा था। और तभी विजय ने अपनी जेब से उसी त्रिशूल लॉकेट को निकाला और इस त्रिशूल पर कस के मारा, जिससे वह त्रिशूल पर चिपक गया और विजय ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। यह देखकर डायन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई और उसने हैरानी भरी नज़रों से विजय को देखकर कहा, यह तुम क्या कर रहे हो विजय? इस त्रिशूल को मुझे दे दो। इसे पाने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। नहीं, यह त्रिशूल मैं तुम्हें नहीं दूंगा। यह मेरा त्रिशूल है। इस पर डायन ने कहा कि यह क्या बकवास है? तुमने तो कहा था कि तुम ये त्रिशूल मुझे दे दोगी। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि यह त्रिशूल मुझे मिल जाए। डायन ने विजय से कहा, मुझे पता है डायन, पर तुझे नहीं पता। यह सब मेरा प्लान था और वैसे भी अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब त्रिशूल मेरे हाथ में है। यह सुनकर डायन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, क्योंकि विजय ने उसे धोखा दिया था और डायन धोखे को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और उसने विजय से गुस्से से कहा, इसका मतलब तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हें पता भी है इसका अंजाम क्या होगा? यह सुनकर विजय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और उसने कहा, अब तुझे अपने अंजाम की सोचनी चाहिए डायन। तूने बहुत सारे लोगों का खून पिया है, मेरे माता पिता को मार दिया। मैं तुझसे बदला नहीं लूँगा। तूने कैसे सोच लिया मैं तुझे आसानी से त्रिशूल दे दूँगा? यह भी तूने कैसे सोच लिया? यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो विजय। एक बार फिर सोच लो, मुझसे दुश्मनी बहुत भारी पड़ेगी। डायन ने गुस्से से कहा, मुझे सब कुछ पता है कि अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तो इसलिए तू मुझे धमकाना बंद कर दे। यह सुनकर डायन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि विजय ऐसा कुछ करेगा। अब डायन की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि विजय ने उसे धोखा दिया था। जिस त्रिशूल के लिए उसने यह सब किया था, वह त्रिशूल उसके करीब होकर भी उससे दूर था। और इसलिए डायन ने विजय से कहा, तुम यह अच्छा नहीं कर रहे हो विजय। मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करूं। तुम मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती, क्योंकि अब मेरे साथ भोलेनाथ की शक्ति है। यह कोई मामूली त्रिशूल नहीं है और मुझे इस त्रिशूल की सारी हकीकत पता है। विजय ने डायन की तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता है, पर तुम्हें यह नहीं पता कि डायन कितनी शक्तिशाली होती है। उसे जो चीज़ चाहिए वह उसे पाकर ही रहती है, फिर वह इसके लिए चाहे कुछ भी करे। और यह कहकर डायन ने ईशा की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाया। डायन का हाथ लंबा हो गया और ईशा की गर्दन को पकड़ लिया। यह देखकर विजय घबरा गया और उसने कहा, ईशा को छोड़ दे डायन, वरना बहुत बुरा होगा। पहले तू त्रिशूल दे, बाद में इसे छोड़ूंगी। मुझे पता था अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इन्हें ही अपना मोहरा बनाऊंगी। अभी भी मेरा एक हाथ खाली है। अगर तू अपने दोस्तों को सही सलामत चाहता है तो त्रिशूल मुझे दे दे। यह सुनकर विजय काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। वहीं ईशा ने कहा, विजय तुम मेरी फिक्र मत करो, इसे त्रिशूल मत देना और मार दो इसे। हाँ विजय, ईशा बिल्कुल ठीक कह रही है, यही सही मौका है, मार दो विजय, इस डायन को मार दो, वरना यह हम सबको मार डालेगी। मयंक ने भी विजय से कहा, पर विजय कश्मकश में डूबा हुआ था, क्योंकि वह ईशा को कुछ भी नहीं होने देना चाह रहा था। इस वजह से उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिशूल देता हूँ, पर पहले ईशा को छोड़ो। नहीं, पहले तू मुझे त्रिशूल दे, इसके बाद ही मैं ईशा को छोड़ूंगी। अब मैं तुझ पर भरोसा नहीं कर सकती हूँ। भले ही मैंने तुझसे शादी की, पर तू सिर्फ मेरा नाम का पति है।
यह कहकर डायन ने ईशा की गर्दन को कस के दबाया, जिससे ईशा को घुटन महसूस होने लगी। यह सब देखकर विजय काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, और उसने डायन से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें त्रिशूल दे रहा हूँ, अपना हाथ आगे करो। यह सुनकर डायन ने अपना हाथ विजय की तरफ बढ़ाया। विजय त्रिशूल डायन की तरफ बढ़ा रहा था, पर तभी उसने त्रिशूल वाले लॉकेट को डायन की तरफ फेंक दिया, जिस पर वह लॉकेट डायन के हाथ पर गिर गया और डायन ने एकदम से ईशा को छोड़ दिया, क्योंकि उस लॉकेट में बहुत सारी शक्तियां थी जो बुरी शक्तियों को नष्ट कर सकती थी। और डायन बुरी तरह चिल्लाने लगी, तूने यह क्या किया? यह तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे मार डालूंगी। वहीं विजय भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंच गया और उसने मुखिया और बाकी सभी को भी अपने पास बुला लिया, और इसके बाद उसने त्रिशूल से उन सभी के ऊपर एक रक्षा कवच बना दिया। वहीं डायन ने जल्दी से उस लॉकेट को अपने हाथ से हटाया। लॉकेट के हटते ही डायन को राहत मिली, पर इससे डायन का हाथ जल गया था और अब डायन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ चुका था, और उसने विजय की तरफ देखकर कहा, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता है विजय, मैं यह त्रिशूल हासिल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए अब मुझे कितनी भी बलि क्यों ना देनी पड़े। यह कहकर डायन विजय की तरफ बढ़ती है। तभी विजय त्रिशूल की मदद से डायन पर वार करता है, जिस पर डायन पीछे हो जाती है, क्योंकि डायन को भी पता था त्रिशूल बहुत ही शक्तिशाली है, और अगर गलती से भी उसे ये त्रिशूल लग गया तो उसकी मौत निश्चित है। इस पर डायन ने विजय से कहा, मैं अभी भी कह रही हूँ, यह त्रिशूल मुझे दे दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, मैं यह त्रिशूल तुम्हें नहीं दूंगा, और अब तुम्हारी मौत निश्चित है। यह कहकर विजय ने डायन पर वार किया, पर डायन विजय के वार से बच गई, और बचाव में उसने विजय पर काली शक्तियों से वार किया, पर विजय ने त्रिशूल की मदद से उन शक्तियों को हरा दिया, जिससे डायन काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई, क्योंकि अब विजय भी शक्तिशाली था, उसके पास त्रिशूल था, और अब डायन उस पर वार कर रही थी, जिस पर विजय त्रिशूल की मदद से बच रहा था। काफ़ी देर इस तरह वार करने पर विजय ने कहा, इस तरह तो मैं डायन को नहीं हरा पाऊंगा, मुझे कुछ और करना चाहिए। और यह कहकर विजय एकदम डायन की तरफ भागा और उसने डायन के सीने में त्रिशूल मारने की कोशिश की, पर डायन हट गई, और डायन ने पीछे से विजय पर वार किया, जिस पर विजय घायल हो गया, पर उसने त्रिशूल नहीं छोड़ा। मौके का फायदा उठाकर डायन त्रिशूल लेना चाहती थी, पर तभी विजय ने डायन को धक्का दे दिया, जिससे डायन दूर हो गई, और उसने कहा, इतनी आसानी से मैं तुम्हें त्रिशूल नहीं लेने दूंगा डायन, इसके लिए तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। यह सुनकर डायन और ज़्यादा गुस्से में आ गई। विजय की बात सुनकर डायन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया, और उसने विजय पर फिर वार किया, पर विजय ने इस बार त्रिशूल आगे कर दिया, जिससे डायन का वार खाली चला गया। वहीं यह सब देखकर ईशा मयंक काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था डायन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। लड़ाई होते हुए काफ़ी देर हो गई थी, पर डायन को अकेले हराना मुश्किल था। तभी डायन ने फिर से विजय पर हमला किया, क्योंकि विजय घायल हो चुका था, पर तभी किसी ने डायन के हमले को रोका, और जब विजय ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि वही पंडित था, जो शहर के अस्पताल में भर्ती थे, क्योंकि अब वह सही हो गए थे। उन्हें यहाँ पर देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए। पंडित जी को देखकर विजय भी काफ़ी ज़्यादा हैरान था, और विजय ने हैरानी से कहा,
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए आया हूँ विजय। तुम इसे अकेले नहीं हरा सकते हो, पर अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको आराम करने की जरूरत है। विजय ने परेशान होकर कहा, मुझे पता है, पर अभी मुझे तुम्हारी मदद करनी है, चाहे फिर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। यह सुनकर डायन ने पंडित की तरफ देखकर कहा, अच्छा पंडित, तो तू यहाँ पर फिर मरने के लिए चला आया? रुक, पहले तुझे ही मारती हूँ। यह कहकर डायन ने पंडित पर हमला किया, पर पंडित के आसपास सुरक्षा कवच बना हुआ था, जिसे डायन देख नहीं पाई और डायन का वार खाली चला गया। यह देखकर डायन और ज्यादा गुस्से में आ गई, क्योंकि अब पंडित विजय एक साथ हो चुके थे। विजय भले ही घायल हो गया था, पर उसके अंदर जोश पूरा भरा हुआ था और उसने डायन से कहा, अब तेरा अंत निश्चित है डायन। मैं आज अपने माता पिता की मौत का बदला लूंगा। तूने मेरे माता पिता को मुझसे छीना था ना, अब देख मैं तेरी जिंदगी तुझसे छीनता हूँ। यह कहकर विजय ने डायन पर फिर से त्रिशूल से वार किया। डायन हटना चाह रही थी, पर पंडित ने अपनी शक्तियों से डायन को बंदी बना लिया, जिससे डायन ने पंडित से कहा, छोड़ दे मुझे पंडित, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब तेरा अंत निश्चित है। और तभी विजय ने डायन के सीने में त्रिशूल मार दिया। त्रिशूल लगते ही डायन जोर जोर से चिल्लाने लगी, ये तुमने अच्छा नहीं किया विजय, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर विजय ने त्रिशूल उसके सीने से निकाला और दोबारा से उसके सीने में त्रिशूल मार दिया, जिससे डायन बुरी तरह झटपटाने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी चीख से पूरी गुफा हिलने लगी और वहां के पत्थर भी गिरने लगे। यह सब देखकर विजय ने फिर से डायन को त्रिशूल मारा, जिससे डायन तड़प तड़प के मर गई। डायन के मरने के बाद विजय ने जल्द से सुरक्षा कवच हटाया और उन लोगों से कहा, आप लोग बाहर जाइए, मैं अभी आता हूँ। नहीं विजय, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब तुम्हें यहाँ क्या करना है? मयंक ने हैरान होकर विजय से कहा, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। इस डायन को इस हवन कुंड में फेंकना है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो यह दोबारा जिंदा हो सकती है। यह कहकर विजय ने जल्दी से डायन के शरीर को उठाया और उस हवन कुंड में फेंक दिया, जिससे हवन कुंड में एक जोर का विस्फोट हुआ, जिससे विजय दूर हो गया। और इसके बाद सभी लोग गुफा से बाहर निकल आए। सभी के बाहर निकलते ही गुफा एकदम गिर पड़ती है, और जब वह लोग बाहर निकले तो सुबह हो रही थी। सूरज की पहली किरण निकल रही थी, जिसे देखकर विजय बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वहीं ईशा भागकर विजय के गले आई और लग गई और बोली, मुझे तुमसे कुछ कहना है विजय। क्या कहना है तुम्हें? यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से, पर मैं यह बोल नहीं पाई। यह सुनकर विजय बहुत खुश हुआ और उसने कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ईशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत बहुत। यह सुनकर ईशा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वहीं मयंक और पिंकी भी बहुत ज़्यादा खुश हुए, और इसके बाद वह लोग मुखिया के घर वापस लौट आए। मुखिया के घर पर आने पर मुखिया ने विजय का धन्यवाद किया और कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद विजय, जो तुमने उस डायन से हमें छुटकारा दिलवाया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमें कभी भी इस डायन से छुटकारा मिलेगा भी। अरे धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे भी मुझे उससे बदला जो लेना था। अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, इजाज़त दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जब भी मौका मिले यहाँ पर घूमने जरूर आना, मुखिया ने मुस्कुराकर कहा। इस पर विजय और वह सब बहुत खुश हुए, और इसके बाद मुखिया अपनी गाड़ी से विजय और उसके दोस्तों को वापस शहर भेज देता है, और वह लोग शहर में आकर बहुत ज़्यादा खुश थे। आखिर 3 साल बाद, ईशा ईशा,
कहाँ हो, जल्दी आओ। हाँ हाँ आ रही हूँ, आपको तो बस मुझे बुलाने का बहाना चाहिए होता है। यह कहकर ईशा तौलिया लेकर आई और उसने तौलिया लाकर सामने खड़े आदमी को पकड़ा दिया। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय था, जिसने अब ईशा से शादी कर ली थी और अब वह एक कंपनी में नौकरी भी करता था और अब वह लोग अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहे थे। वहीं अगर त्रिशूल की बात की जाए तो वह त्रिशूल अब भी विजय के पास सुरक्षित था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।